अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 5 का। अच्छा जी, पेज नंबर 465 पे तशरीफ़ लाइए। एग्जाम्पल ये एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू स्टैंड अलोन प्राइसेस है ना, ठीक है। ये इतना सही है स्टेप, इतना ज़्यादा नहीं है। हमने क्या करना है, हमने एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पर। और फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 आपने देखी थी। एग्जांपल 1 और 2 में तो स्टैंड अलोन प्राइसेस थी। उससे आगे एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें स्टैंड अलोन प्राइस मिसिंग थी, तो कहीं मार्केट असेसमेंट लग रही है, कहीं एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन लग रही है, कहीं रेजिडुअल अप्रोच लग रही है। यही वाली एग्जांपल्स हमने आगे भी की थी 6, 7, 8, 9 और 10। 10 में हमने ये देखा था कि उसने एक प्रोडक्ट का स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो इस तरह से रेंज में देकर उसने कहा था एलोकेट करो, और साथ ही ये भी बताओ कि क्या रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच अप्रोप्रिएट है डी के लिए। तो जब हमने एलोकेशन की थी तो एंड पे जो हमारी एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस आई थी वो 30 थी, जो उसकी गिवन रेंज के अंदर ही थी। तो हमने कहा जी ठीक है, बिल्कुल आपकी ये ट्रांजैक्शन प्राइस जो है, रेजिडुअल अप्रोच जो है, ये अप्रोप्रिएट है डी के लिए। फिर 11 क्वेश्चन आया, इसको भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन तो सेम ही है तकरीबन, ठीक है। ज़रा जल्दी से इसको फिर कर लेते हैं। कहता है एंटिटी रेगुलरली सेल्स ए बी सी एंड डी इंडिविजुअली, ये सब अलग अलग बेचते हैं वो। देयर बाय एस्टैब्लिशिंग फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस, जिसमें डी की अगेन प्राइस गिवन नहीं है एग्जैक्ट। इन एडिशन रेगुलरली सेल करते हैं बी और सी टुगेदर फॉर 60। जल्दी से स्टेप 1 जी, आपने किया था ना, मैंने नहीं किया। जल्दी करें, जल्दी करें जी। बी और सी, ये होमवर्क था ना बेटा। बी और सी स्टैंड अलोन प्राइसेस की बात करें तो स्टैंड अलोन प्राइस क्या गिवन है जी, 55 और टोटल क्या बन गया 100। अब एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है। वो कह रहा है जी हम टुगेदर इसको 60 का बेचते हैं। तो बताओ जी, ये सवाल हो गया ख़त्म। अब इसमें जवाब निकालना है आपने। ये टोटल गिवन है, तो ये ब्लैक नॉर्मली क्वेश्चन में होता है। जब ये नहीं होता तभी तो मसला होता है। जब ये पूरा नहीं होता तो हम फिर ढूंढने निकलते हैं। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है, बोलो 33 और 27, ठीक है जी। उसके बाद अगले स्टेप में गए तो हमने कहा जी एक और स्टेप भी है। क्या? वो रेगुलरली ए बी और सी को भी बेचते हैं 100 रुपये का। हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं, ए बी सी कर ले स्टैंड अलोन प्राइस। अब ये वाली उठा ली, ए की तो नहीं है ना, ए की तो आएगी 40, बी की 33 और 27, और ये रेगुलरली बेचते हैं 100 रुपये की। अब इसको हमने बांटना है, ठीक है जी। अब स्टैंड अलोन प्राइस क्या आई, 100 ही आ गया था। चलो कोई नहीं, एलोकेट तो कर सकते हैं क्योंकि सबकी स्टैंड अलोन प्राइसेस गिवन तो है ना। तो 100 रुपये को बांटना शुरू कर दिया आपने और वही आ गया 33 नहीं 40, 33 और 27। यहाँ तक तो सवाल सेम आया, पिछले सवाल जैसा ही था, ठीक है। अब वो कहता है कि एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को। अगर 105 रुपये का की ऑफर की है हमने इन चारों का एक पैकेट बनाने की, ठीक है। तो हमने कहा जी अभी कर लेते हैं जी, मसला ही कोई नहीं है। स्टेप 3 में आके आपने कहा जी ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी। स्टैंड अलोन प्राइसेस की बात करें तो 40 है, 33 है, 27 है और यहाँ पे काम कोई नहीं। अब ये नहीं पता तो फिर ये भी नहीं पता, लेकिन उसने कहा है एलोकेट किसको करना है। 105 की ऑफ़र लगाई है तो 105, ठीक है जी। अब कहानी आ गई वहीं पे कि अगर स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है तो हमारी मजबूरी क्या है कि हमें स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना होता है। तो जब एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे कुछ नहीं था, और पूरे सवाल के अंदर ना तो कोई मार्केट असेसमेंट गिवन है कि हम एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट की बेस पे ये ट्रांजैक्शन इसकी स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लें, ना ही कोई मार्कअप मार्जिन गिवन है कि हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगा लें। तो फिर क्या करते होते हैं, मजबूरी में आपने इसी को यहाँ पे लिखा। जब इसको यहाँ पर लिखा तो यहाँ पे क्या आया, बैलेंसिंग 5। अब
ये तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि रेजिडुअल अप्रोच लगी है, रेजिडुअल अप्रोच ही लगनी थी। अब जब 5 को देखते हैं तो इधर से रेंज भी देखते हैं, तो एलोकेट तो कर दी हमने 105 के हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस, लेकिन ये रेजिडुअल अप्रोच अब डी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सवाल पूछ सकता है इस तरह से, डिस्कशन वाला भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकली भी पूछ सकता है। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं साबित हुई। जब अप्रोप्रिएट नहीं साबित हुई तो फिर कोई और बेसिस होंगी, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, जो लगाकर आपको डी की स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3 अप्रोचेस स्टैंडर्ड ने बताई थी, तीसरी जो रेजिडुअल अप्रोच थी वो ही लग रही थी सिर्फ, और वो भी अप्रोप्रिएट साबित ना हुई। तो सोल्यूशन देखें तो ये जब 5 निकला तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये आपने ना यहाँ से याद करना है अब सोल्यूशन, ताकि अगर कभी आ जाए तो आप इसको ये ऐसे लिख दें, ठीक है ना। समझ तो आ गया सारा कैसे करना है, लेकिन जब आपने 5 की फिगर निकाली है तो ये आपकी उस गिवन रेंज से बाहर है, स्टैंडर्ड अलोन प्राइस इसके दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो इसके दरमियान में नहीं है। तो आपको क्या कहोगे आप, रेजिडुअल अप्रोच सीम इनअप्रोप्रिएट फॉर डी एज 5 falls significantly below the lowest end of range, consequently entity should use other approaches, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर डिटरमिनिंग स्टैंड अलोन। ये लिखना होगा आपने पर्चे में अगर ये सिचुएशन आ जाए तो, ठीक है। तो ये जनाब सवारियाँ पूरी की हमने, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया जी, बस यही किया। पेज नंबर 465 पे सवाल है, ठीक है जी। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपने यहाँ पे लास्ट 2 लाइंस को याद करना है, ठीक है जी। ओके, डन। चलो अच्छा जी, अब नमाज से पहले हम कहाँ थे, यहीं पे ही थे। हाँ जी, हम ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन कर रहे थे। पहले हमने ये पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है, पहले बताओ ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। हमने कहा जी ट्रांजैक्शन प्राइस वो अमाउंट है जो सेलर एक्सपेक्ट करता है इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर हमने कहा जी और को बात स्टैंडर्ड भाई, उसने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस में से आपने नहीं लेस करना, सादा अल्फाज में बात करें तो बैड डेट एक्सपेंस को, लेकिन उसमें से लेस कर लेना है आपने, यानी सेल को डेबिट करना है, सेल में से नेट करना है किसको, आपने डिस्काउंट को। फिर हमने कहा जी और कुछ, ने कहा जी हाँ कुछ फैक्टर्स जो है उनको कंसिडर कर लेना जब ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन कर रहे हो। हमने कहा जी मसलन, उसने कहा जी मसलन कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, कैश आज डिलीवरी बाद में, तो फिर ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो, फ्यूचर ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करें, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, डिलीवरी आज कैश बाद में, तो डिलीवरी सेल, तो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हुए क्या करो, कैश को प्रेजेंट वैल्यू, और बाकी फिर इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस होता था किया हुआ है। हमने कहा जी और कुछ ध्यान रखने वाली बात, ने कहा हाँ आपको जब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी हो तो आप वेरिएबल कंसीडरेशन को भी कंसीडर करो। व्हाट इज़ वेरिएबल कंसीडरेशन, कोई डिस्काउंट हो, कोई इंसेंटिव हो, कोई पेनल्टी हो। हमने कहा था जी इसके अंदर होता क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, अगर कोई इंसेंटिव है तो वो ऐड कर देते हैं, कोई सा भी इंसेंटिव, और कोई पेनल्टी है तो वो लेस कर देते हैं। ये काम आपने करना है ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के लिए, ये फार्मूला हमने तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ली हमने, ठीक है जी। तो ये असल में बात थी बस। अब 2 अदद फैक्टर्स और भी हैं, जिसमें 3 अदद वैसे तो हैं, जिनमें से ज़रा न्यूमेरिकली 2 ही आते हैं, इसलिए पहले मैं उन्हीं की बात ही करता हूँ। तो मैंने किसका नाम लिया था, नॉन कैश कंसीडरेशन। बड़ा आसान सादा सी बात है कि आपने कोई चीज़ बेची, मिसाल के तौर पे आपने ये पेन बनाया और ये बेचा, सेलर हैं आप, आपको कैश नहीं आया, बल्कि उसके बदले में अगले बंदे ने कोई नॉन कैश चीज़ दे दी, कोई एसेट दे दिया, कोई शेयर्स दे दिए अपनी कंपनी के। तो अब आप क्या करेंगे, आप सोच के बताएं। आपने कैश तो डेबिट किया नहीं, आपने कोई ना कोई और चीज़ डेबिट की इन काइंड, वो फिक्स एसेट भी हो सकता है, वो शेयर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डेबिट। क्रेडिट तो आपने रेवेन्यू को ही करना है ना, आपने जो ये मार्कर या पेन बेचा आपने तो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो इस रेवेन्यू को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, अब आप सोच के बताएं। फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड, जो इन काइंड चीज रिसीव हुई है, जिस दिन वो रिसीव हो रही है उस दिन की फेयर वैल्यू आप लगा लें, ठीक है। तो इसको जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं।
नॉन कैश कंसिडरेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ें ज़रा, यहीं से पढ़ें ताकि सोल्यूशन ना देखें अपने सोल्यूशन में। पेज नंबर है 458। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, सुबह और शाम की क्लास मिलाकर। ओए होए ओए होए बताऊंगा ना, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं तो आसान बड़ा है, मज़े का भी बड़ा है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। समझ आ जाए तो याशियाँ, ना आए तो फिर कोशिश करके समझ लें और फिर याशियाँ। ये तो है कोई नहीं कि हमने याशियाँ नहीं करनी जी। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, सेलर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर से, टू प्रोवाइड अ वीकली सर्विस फॉर 1 ईयर। सफाई का कॉन्ट्रैक्ट, बबलू वाला सवाल है आगे, चलो ठीक है। एक एंटिटी ने एक वीकली सर्विस देनी है, 1 साल के लिए देनी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। अब जब वीक की सर्विस दे लेंगे तो उस वीक का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश आ गया तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, नहीं तो रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, जब सर्विस दे लेंगे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन यकम जनवरी X1 एंड वर्क बिगिंस इमीडिएटली, उसी वक्त काम शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब पहले वीक के एंड पर 1 हफ्ता सर्विस हो जाएगी। वो कहता है इन एक्सचेंज फॉर सर्विस, ओए होए होए, द कस्टमर प्रोमिसेस इट्स ओन 80 शेयर्स पर वीक ऑफ सर्विस। कस्टमर ने क्या प्रॉमिस किया है? तो ट्रांजैक्शन प्राइस का ये तो कहा था कि सेलर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कंसीडरेशन इन रिटर्न ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अब ये बंदा सर्विसेज दे रहा है तो रिटर्न में इसको कंसीडरेशन क्या मिल रही है? कैश नहीं, कस्टमर के शेयर्स, कस्टमर के शेयर्स। अच्छा जी, द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट शेयर्स मस्ट बी पेड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच वीक ऑफ सर्विस, यानी कि हर हफ्ते के एंड पर 80 शेयर्स दे दिए जाएंगे। कस्टमर हर वीक के एंड पे जब आप काम पूरा कर लेंगे तो आप उनके पास जाएंगे, आप कहेंगे हाँ जी, आप अपना हाथ शाथ साफ करेंगे, कपड़े से जो पकड़ा होगा यूँ झाड़ के यूँ रखेंगे और कहेंगे भाईजान 80 शेयर्स दे दो, क्योंकि आपने अपने हफ्ते की सर्विस दे ली, तो आपने जो काम कर लिया है, तो उसके बाद कपड़ा झाड़ के मुंडे में रख के जाके क्या कहेंगे? 80 शेयर दे दें। ये तय हुआ हमारा, ठीक है। ऑन 7 जनवरी पहला हफ्ता एंड हुआ, कपड़ा झाड़ के आप मुंडे रख के पहुंच चुके हैं और कस्टमर ने आपको इशू कर दिए शेयर्स, 80 शेयर्स होंगे, हर शेयर की इस दिन वैल्यू कितनी है, और जर्नल एंट्री 7 जनवरी को करें। अब इधर देखें जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब यहाँ पर ना बेटा जी, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने रेवेन्यू को हमेशा रिकॉर्ड करना है इस जर्नल एंट्री में एज अ बैलेंसिंग फिगर। अभी तो कोई मसला नहीं है, अगले सवाल में मसला आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपने कहा जी 80 शेयर्स हमें मिले हैं और हर शेयर की वैल्यू इस दिन, जिस दिन ये इशू हुए हैं, कितनी है? 12 रुपये। तो बताएं जी 960, और ओहो ये बैलेंसिंग आ गया, यानी आपकी एंट्री क्या हो गई? तो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की है। ट्रांजैक्शन प्राइस किसे कहते हैं? जिस अमाउंट पे सेल ने रिकॉर्ड होना है, ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की, उसमें किसको कंसीडर किया? नॉन कैश कंसीडरेशन आई है, 80 शेयर हैं, तो आपने उसका असूल क्या बनाया? इस नॉन कैश ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है एट फेयर, उस दिन जिस दिन ये कंसीडरेशन रिसीव हुई है, उस दिन इस कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू क्या है, उसके ऊपर आप इसको रिकॉर्ड कर। अच्छा, अभी ये आ गए हैं तो जाहिर है 80 शेयर लेकर आपने वो कपड़ा मोंडे ते रखे थे नाल, तुसी डायरेक्टर थोड़ी बन जाने हो, तो IFRS 9 ही लगेगा, FVTPL लगाओगे आप या FVTOCI अपनी किताबों में, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बन गई है। इससे अगली कहानी IFRS 9 में चलेगी। फिलहाल IFRS 15 क्या कहता है, उसकी तो लड़ाई इस पे है ही नहीं। उसकी तो लड़ाई इस पे है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, जब ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करो तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस हो उसे रिकॉर्ड कर लो। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? वो कहता है जी 80 शेयर्स। उन्होंने कहा ये 80 शेयर्स कुछ नहीं है, 80 शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालो, ये है ट्रांजैक्शन। समझ आई बात की? कोई भी हो सकता है,
जहाँ पे वो अपना मोटरसाइकिल आपको दे दे, जिस बंदे को सर्विस दिया आपने, ठीक है, वो अपना मोटरसाइकिल, यार ये पकड़ो चाबी मोटरसाइकिल फेयर वैल्यू डेबिट, आप पीपीई डेबिट करोगे, फिर उसको डेप्रिशिएट करोगे, अगली कहानी उस एसेट में उस स्टैंडर्ड में चली जाएगी, ठीक है। उसने अपनी कोई वो टोपियों की दुकान थी, ठीक है, उसने 10 टोपियां उठा के आपको दे दी, आप कहें जी अब मैं भी छोटा सा रेडी लगाऊंगा अब जाके, तो आप इन्वेंट्री डेबिट कर लें और रेवेन्यू क्रेडिट कर लें। अब वो इन्वेंट्री आपकी बिकेगी तो डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, वो काम वहां पे चलेगा। तो जो चीज आपके पास आई है उसको फिर दूसरे स्टैंडर्ड में देखें। फिलहाल IFRS 15 तो बेटा जी ये है, इसकी लड़ाई चल रही है ना, इस स्टैंडर्ड में तो इसकी लड़ाई है। बाकी जो चीज आपने बना ली है वो उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से पूछे, रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड से नहीं, रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से। चलें आगे। बबलू, अरे वो बबलू इज प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विसेज फॉर कॉलेज फॉर 1 मंथ। बबलू जो है वो कॉलेज को सफाई की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। इन कंसिडरेशन कॉलेज विल गिव इट्स ओन 5000 शेयर्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 30 ईच। अच्छा, अब जब 1 महीने की सर्विसेज बबलू दे लेगा तो बबलू को क्या मिलेगा? 5000 शेयर्स, ठीक है, जिनकी फेयर वैल्यू 30 है। अच्छा, अब कॉलेज वालों ने ना बबलू को कहा सफाई तुमने करनी है, तुम्हारे पास अपना कोई वैक्यूम क्लीनर है? बबलू ने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, वैक्यूम क्लीनर तुम्हें हम देंगे, ठीक है। अब अगर तो 1 महीना सर्विस दे के बस कहानी खत्म हो रही है, ठीक है, उसके बाद बबलू से हमने सर्विसेज नहीं लेनी, सफाई को ज़्यादा शदीद किस्म की सफाई थी तो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बबलू एंटरप्राइजेस को दिया गया, ठीक है ना। तो बबलू को 1 महीने के एंड पर बबलू एंटरप्राइजेस नहीं हो सकती। यार क्या मतलब यार, कोई बंदे का नाम बबलू हो सकता है, वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखेगा? चबलू, बबलू ही रखेगा ना। अच्छा, तो बबलू एंटरप्राइजेस को 1 महीने के एंड पे हमने ये कंसिडरेशन पे करके उसकी छुट्टी करा देनी, ठीक है। अब महीने का एंड हुआ, बबलू को 5000 शेयर्स दिए। अब एक और चीज बबलू के पास है, सोच के बताओ, वैक्यूम क्लीनर। अब आपने उसने सफाई कर दी, आपने 5000 शेयर्स पकड़ा दिए। अब बबलू ने ना ऐसे हंस के दिखाया आपने कहा क्या हुआ बबलू? सर वो अगर आपको वैक्यूम क्लीनर की जरूरत ना हो तो मैं ये भी साथ लेता जाऊं। करते हैं ना लोग ऐसे। आपने घर पे मंगवाया इलेक्ट्रीशियन को काम करने के लिए, आपने अपने औजार निकाल लिए, आपने रखे हुए थे बड़े जबरदस्त, कहीं ऑनलाइन देखे थे, आपने मंगवा लिए, आपने कहा चलो कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो बंदा आया, आपने काम करवाया, उसने कहा सर ये भी मैं लेना जाऊं, ठीक है। वो सफाई करने आया बबलू, 1 महीने के लिए सर्विसेज दी, हमने उसको वैक्यूम क्लीनर दिया था टू फैसिलिटेट उसकी सफाई। वो महीने का एंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का एंड हुआ, तो कह रहा है जाते हुए मैं ये भी लेता ना जाऊं। अब हमारे 2 ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, हां या ना। अगर हमने उसको कर दिया हां, तो इसका मतलब बबलू के पास सिर्फ शेयर्स नहीं गए। अब मामला क्या है, बबलू से सर्विसेज ली हैं, अब बबलू क्या है? सेलर है। बबलू कौन है? सेलर है। अब कॉलेज की किताबों के अकाउंटेंट नहीं है, बबलू के अकाउंटेंट है, ठीक है। बबलू ने सर्विसेज दी तो बबलू ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब बबलू ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? एक तो 5000 शेयर जिनकी फेयर वैल्यू है, और दूसरा वो वैक्यूम क्लीनर भी। बबलू शबलू। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चीजें आएंगी फेयर वैल्यू पर। पहले केस में बबलू, टू फैसिलिटेट बबलू कॉलेज गिव्स बबलो ये बबलू है, ओके। टू फैसिलिटेट बबलू कॉलेज गिव्स हिम वैक्यूम क्लीनर ऑफ 8000। अब पास जर्नल एंट्रीज फॉर बबलू अज्यूमिंग बबलू ऑब्टेन्ड कंट्रोल ओवर। क्या मतलब? जाते उसने कहा ये भी मैं लेता ना जाऊं। हमने कहा यार ले जा यार, तू ले जा यार, तू ले जा यार, तू रख ले, ठीक है, तू रख ले, तेरे हमने क्या करना है, फिर तुझे बुलाएंगे, फिर यही लेंगे, दोबारा नहीं देंगे, ठीक है ना, और अगली बार सस्ता भी काम कराएंगे। वैसे ऐसी बात नहीं करनी, ये तो आगे एक और मुसीबत है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई छेड़खानी करनी है ना तो फिर कोई और गड़बड़ भी है। चलो छोड़ो, फिलहाल छोड़ो, हैं बारीकियां लेकिन है बड़े मजे का स्टैंडर्ड, क्योंकि ये आप खुद बने हुए हैं इस वक्त सारे, ठीक है ना। आप खुद सफाई का कॉन्ट्रैक्ट कर, तुम नहीं बबलू महसूस कर रहे खुद को? करो ना, कोई सोच है, परेशानी है, महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अगले 5000 शेयर दे रहे हैं, साथ वैक्यूम क्लीनर भी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं करोगे सफाई? करोगे ना सफाई? करोगे सफाई, ओके। अब बबलू ने कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया। हाँ भाई, और भाई इधर देखो भाई, मैंने आपको कहा एक तो बबलू को शेयर्स मिलेंगे, कैश नहीं आया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है जी। तो ये किस पर आएंगे? फेयर वैल्यू पर। ये किस पर आएंगे?
मैंने कह दिया ये किस पे आने, फेयर वैल्यू। लेकिन आज एक और चीज भी बबलू जाते हुए अपनी मोंडे ते होते कपड़े के नीचे कि ये कपड़ा रख के ऊपर वैक्यूम क्लीनर भी लटका के जा रहा होगा ना, तो जेब में इसके शेयर्स होंगे जाते हुए। काम कर दिया इसने, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन इसके पास, बबलू के पास क्या आया, बबलू के पास वैक्यूम क्लीनर है जो कंधे पे लेके जा रहा है, और बबलू के पास जेब में शेयर्स भी हैं। तो इसका मतलब, ठहर जा यार, पहले मैं बबलू का काम कर ला। वैक्यूम क्लीनर, ये वैक्यूम क्लीनर भी किस पर आएगा, फेयर वैल्यू पर। ठीक है जी। अब शेयर्स बताइए जी, बबलू तो लुट के ले गया है भाई, 5000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है, पता नहीं केड़ी सफाई की थी इन्हें जी, 1,50,000। और वैक्यूम क्लीनर की, अच्छा वैक्यूम क्लीनर की फेयर वैल्यू गिवन है टू फैसिलिटेट गिव हिम, बस फिर यही है इसकी फेयर वैल्यू। सवाल के अंदर क्या रहा है, हाँ एक महीने में क्या, फिर 8,000 का वैक्यूम क्लीनर है तो महीने में 8,000 का ही होगा। चुप कर जाओ पठान के बच्चे जी, इनटू कितना है 8,000। और मैंने आपको क्या कहा था, रेवेन्यू आपने इस केस के अंदर जब भी कभी नॉन कैश ट्रांजैक्शन आ जाए, रेवेन्यू आपने हमेशा क्या निकालना है, बैलेंसिंग। हालांकि आपको वैसे भी समझ आ रहा है, लेकिन चलो 158,000। ठीक है जी। अच्छा जी जी जी, नहीं चोरी क्यों कर लिया बेटा, चोरी क्यों कर लिया, मरना नहीं है, चोरी कर लिया बेटा। चोरी की एंट्री है ना आपको इंट्रो में सिखा दी थी, ठीक है ना, हाँ, फिर FAR 1 में भी सिखाई थी आपको। नहीं बबलू चोरी को रिकॉर्ड करेगा कर ले भाई कर ले। अच्छा जी, नहीं चबला ना मारो ना, समझ आ जाए गलत, चबला नहीं मारने लग जाएगा। अच्छा अगली बात सुनो जी, नहीं ना, आप ना चलाएं ना अपना बिजनेस इंटरेस्ट पे, आप इक्विटी के साथ सारा कुछ करें, आप अपने पैसे लगा के बिजनेस खड़ा करें। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इक्विटी, टोटल ही इक्विटी बेस्ड है, 1 रुपए का डेट नहीं है। आप ऐसा बिजनेस चलाएं या ऐसे बिजनेस को चलाएं, यू कैन, या ऐसा बिजनेस खुद चलाएं, हिम्मत करें, बनाएंगे, नियत करें, या ऐसे बिजनेस को चलाएं, नियत होनी चाहिए, रास्ते अल्लाह खुद निकालते हैं जी। फरमाइए, अगर आपने काम किया, आप बबलू हैं, आपने काम कर दिया, तो एक तो आपको 5,000 शेयर्स मिल गए, और दूसरा उन्होंने कहा ये मैं लेता ना जाऊं, हमने कहा रख इधर, बड़ा आया, आदत ना बिगड़ी आदत ना छोड़ना, काम कर लिया, दिया फैसिलिटेट करने के लिए, यहीं पड़ा है, जब कभी इधर आओगे तो हमारे पास ही काम करना, जो चीज देखी ले जाऊं साथ, हद हो गई, रखो इधर वापस। अब अगर उसने वापस रख दिया है तो मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट शेयर्स तो देंगे ना उसको, ये तो तय हुआ था, ठीक है। असल में तो हमने उससे तय किया था शेयर्स का, लेकिन फैसिलिटेट करने के लिए हमने उसको वैक्यूम क्लीनर भी दिया था। तो उसने कहा ये मैं लेता ना जाऊं, मैंने कहा नहीं रख दो इधर, लेता ना जाऊं, रख के दूंगा इधर। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, और रेवेन्यू बस एक ही चीज आई है, शेयर्स, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग निकालना है, और शेयर्स को आपने लेना होता है फेयर वैल्यू पर। तो बबलू को क्या मिला, बस शेयर्स, हर एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए, तो 1,50,000। ठीक है जी, ओके जी। लें जी, आपने नॉन कैश कंसीडरेशन का भी कला कमा कर दिया। नॉन कैश कंसीडरेशन बड़ा आसान साबित हुआ। नॉन कैश कंसीडरेशन में होता क्या है कि आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को किस पर रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड पर। अंग्रेजी पढ़ेंगे, पहले याद तो कर लें, अंग्रेजी पढ़ भी लेंगे, पढ़ तो आप खुद भी लेंगे अगर आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, फेयर वैल्यू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की डेट पर होगी। आगे बढ़ो, जिस दिन शेयर्स मिलने हैं, जिस दिन शेयर्स मिलने हैं उस दिन की फेयर वैल्यू। शेयर्स किस दिन आए हैं, तो बस उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, और उस दिन आप उसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे डेबिट करो। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना तो सर्विसेज के साथ होता है, उसकी बात तो नहीं कर रहा अभी। तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की तो बात ही वैसे मैं नहीं कर रहा। असल में तो कहानी सिर्फ अभी ये चल रही है कि रेवेन्यू में रिकॉर्ड कितना करना है। वो तो काम ही ऐसा सिखाया है अभी आपको सवालों के अंदर कि बस वो काम हो गया और शेयर्स मिल गए। अभी तो सवाल आगे बढ़ेंगे, बुनियाद तो बने। जी नहीं भाई, मैंने यही जवाब दिया कि जिस दिन आपको शेयर्स ट्रांसफर हुए उस दिन की वैल्यू है। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है भाई,
यकम जनवरी को। शेयर्स किस दिन ट्रांसफर हुए हैं? तो 7 जनवरी को ये शेयर्स की वैल्यू है ऑन दैट डेट। कस्टमर इशूड शेयर्स हैविंग ऑन 7 जनवरी। यकम जनवरी को पता नहीं क्या वैल्यू थी। मैंने इसका जवाब दिया है, आपने गौर नहीं किया। इट्स नॉट ओके। सेट कर दूंगा, गपशप लगाओ, पढ़ लो, बस ऐसे हंस खेल के पढ़ जाओ। हैं बड़े हो गए फिर कहोगे ऐसी बड़ा मेहनत की थी, हालांकि इससे शुगर ला के गए थे। चलो एग्जाम्पल 3 अब आप कर दो। एग्जाम्पल 3 अब आप कर दो, जल्दी करें जल्दी करें। हाँ तू कर दे, पेपर में यही कर देगा। तू क्या होता है? आप कर दीजिए, ऐसे बोलते हैं। थक गया हूं यार, जल्दी करो। अच्छा जुबानी तो हो ही जाना सी। An entity A decides to take a contract to perform consulting services. Entity A agrees to receive 1000 shares. Both accept the contract on यकम जनवरी 14 when shares were valued at 50 per share. ये सुहेल के लिए करा रहा हूं मैं सिर्फ सवाल। On यकम फरवरी 14 entity A completed service when shares are valued at 52 per share. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन 50 रुपए का एक शेयर, और जिस दिन ट्रांसफर किए उस दिन 52। तो मैंने क्या कहा है आपको? जिस दिन शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि शेयर्स ट्रांसफर कब होंगे? जब आपने अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर देनी है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त आपको मिला क्या? ठीक है। तो अब ओहो नीचे तो लिखा हुआ जवाब, इन्ना लिल्ला, छुपाओ इसको जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू आपने निकालना है बैलेंसिंग, और इसका आपने रूल क्या रखा है? फेयर वैल्यू। और मैंने ये अल्फाज भी बोले हैं सोहेल भाई 2 दफ़ा कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड। अब रिसीव जिस दिन होगी उस दिन उसकी फेयर वैल्यू। वैक्यूम क्लीनर की उस दिन की वैल्यू थी जिस दिन उसने कहा मैं लेता ना जाऊं। अब सवाल में चूंकि अलग था नहीं, तो ये जैसे भाई ने कहा महीने में कितनी को वैल्यू बदल गई होगी, उतनी है। नॉर्मली फेयर वैल्यू में कुछ चेंज ज़्यादा आता नहीं, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जी। शेयर्स में आ सकता है, इसीलिए शेयर्स की वैल्यू अलग अलग दे दी है उसने। तो कितने शेयर्स? 1000। हर शेयर इस दिन जिस दिन इसको मिले हैं कितने का है? तो क्या आ गया जी? 52,000। हाँ 52,000 कह लो हैं। हाँ तो 52,000 पंजाबी में नहीं मिल सकते 52,000 रुपए? मैंने पंजाबी में सर्विसेज दी हैं। आप एक सीए हैं, आप एक सीए हैं, आपने सर्विसेज दी हैं पंजाबी में, पश्तो में दी हैं तो पश्तो में रिकॉर्ड कर ले। क्या ना 2 पंजोज, ठीक है जी, आपकी मर्जी। नहीं वो जब बोलेगा तो देख लेंगे, ठीक है। हाँ पहले तो पढ़ लो। अच्छा जी, अब काफी है मेरे ख्याल से ये आप लोगों को ना। आप यू आर शुगलिंग, ओके, सो प्लीज स्टॉप शुगलिंग एंड बेटा ये रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है ही ऐसा। अब मैं क्या करूं, पढ़ाना भी है और हंसाना खिलाना भी है ही ऐसा, है इतना मजे का। अब जी 3 चीजें हो गई हैं। अच्छा आपको पता नहीं लग रहा, स्लो पॉइजन आपको लग रहा है। अभी आपको मैंने कहना है कि लो जी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने में जो फैक्टर्स हैं वो तो हो भी गए। जैसे ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, अभी याद हो रहा है, जो सेलर एक्सपेक्ट करता है इन रिटर्न ऑफ अपनी गुड्स दी या सर्विसेज रेंडर की, उसको आपने लेस कर लेना उसमें से डिस्काउंट को, लेकिन लेस नहीं करना उसमें से। यानी कि अगर डिस्काउंट अलाउड हो तो उसको सेल में ही नेट करो, और अगर बैड एक्सपेंस हो तो उसको सेलिंग एक्सपेंस में लेना, सेल को हिट ना करना, ठीक है। किसी के भी आप पे पैसे जमा करो तो वो इसमें आपने नहीं शामिल करने। फिर कुछ फैक्टर्स जिनका ध्यान रखना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जरा छोटा हो जाता है, वही वाला लिखो जो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो कह देता है व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है, तो वही अल्फाज जरा याद हो जाएं। तो क्या है जी, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट अगर है तो उसका ध्यान करो। फिर वेरिएबल कंसीडरेशन है तो मतलब कोई डिस्काउंट है, कोई इंसेंटिव पेनल्टी है, ठीक है। उसके बाद नॉन कैश कंसीडरेशन है तो उसका ख्याल क्या करना है, उसको फेयर वैल्यू पे लेना जिस दिन वो रिसीव हो रही है कंसीडरेशन, ठीक है। और तो सबसे मुश्किल है वो पहले कर लेंगे, जो छोटा वाला वो कर लें, वो थ्योरेटिकल इसको छोड़ें। सबसे मुश्किल क्या है, सबसे मुश्किल करते हैं।
चारसद्दा में खेड़ी बनती है ना, तुम तो जो स्वाबी से हो, पेशावर में बनती है। स्वात में चादर होती है बड़ी मशहूर, इस्लामपुर है ना, इस्लामपुर है ना, हाँ। तो ज़िया चादर हाउस, स्वात, मिंगोरा, इस्लामपुरा, स्वात, ठीक है जी। लो जी, ज़िया सर्दियां अब खत्म हो गई, अगली बार के लिए नियत करो, तुम चादर हाउस बनाओ, गिफ्ट तुम्हें कर देंगे, दुआ करो हमारे लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़िया चादर हाउस सेलर है, ठीक है जी, और ज़िया ने ये सोचा है कि हम यहाँ पर सफ़ायर पे ये अपनी चादरें रख के बेचना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी जो है वो, अच्छा सफ़ायर का तो अपना ब्रांड है ना, कहीं मेट्रो पे, ठीक है, मेट्रो पे बहुत कुछ होता है ना, तो मेट्रो पे एक स्टॉल ये भी अपना लगा लेगा, ठीक है। कोई और जगह पे पैकेजेस में, ठीक है, पैकेजेस के अंदर जलाल सन साथ ही है, यहाँ पे लगा लो, ठीक है, जलाल सन, अल फतेह, अल फतेह, कहीं पे तो रख भी लो आप प्लीज, कहीं पे रख लो, मेहरबानी ताड़ी, नहीं बस अल फतेह पे, अल फतेह पे हमने चादरें, अच्छा देखो ना, फायदा नहीं है फिर, ऐसे मेरा मूड खराब हो गया ना, फिर मैंने यूं करके पढ़ाना, मैं बता रहा हूं, इसलिए मुझे इंसानों की तरह पढ़ाने दो। ये कस्टमर है, क्या मतलब, ज़िया ने, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहा था तो साथ ही अल फतेह है ना, नहीं साथ नहीं, साथ तो क्या जलाल सन्स है, वहां पे होती हैं चादरें, चादरें नहीं होती हैं, अच्छा ठीक, अच्छा सुनो आप, अल फतेह भी करीब है, कोई यहाँ करीब है, ठीक है ना, इस तरफ गया, ये नहर पे गया तो अल फतेह आगे आगे, वहाँ पे ये गया, उसने जाके कहा ज़िया ने कि देखें भाई, मैं ना स्वात की ओरिजिनल चादर यहाँ पे जो है वो लाऊंगा, आपने ये बेचनी है, ठीक है। हाँ ऐत नहीं क्या तुम, अल्लाह करे हड्डी होए हैं, अच्छा सॉरी, वो एक मशहूर लतीफ़ा है ना, किसी ने नया फ़ोन लिया है, बहुत महंगा लिया, वो बंदा नीचे गिरा, कड़ाकी आवाज़ आई, कहना अल्लाह करे हड्डी होए, ऐसा तो कुछ नहीं था ना, अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है, टूटे हुआ भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, ज़िया चादर हाउस से मैं चादरें बनाऊंगा, और मेरी वहाँ पे अपनी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है ज़िया की वहाँ पे, ठीक है, स्वात में, और मैं यहाँ पर बेचना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर मेरा एक डिस्प्ले लगा दें, जिसके ऊपर आपने ये लिख देना है स्वात चादर, स्वात चादर, और ये सामने लगी हो, जो एंटर हो ना बंदा उसको सामने नज़र आए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, यहाँ पर फिर हमें अपने कुछ स्टोर में चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो पहले तो आप ये बताएं कि गुड्स चादरें लेके आए हैं आप, उन्होंने कहा हाँ चादरें लेके आया हूँ, तो ये जनाब ज़िया से चादरें, गुड्स चादरें, ठीक है, ये किसको दे दी गई हैं, अल फतेह को, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 50 रुपए की चादरें, ठीक है जी, आगे सिफरें आप मर्जी से लगा लें, ओके, 50 रुपए की, 1000 में हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 की ये चादरें, ठीक है, तो हमने कहा जी 50,000 की चादरें हैं। अब साथ ही अल फतेह वालों ने कहा, अल फतेह कस्टमर है, बायर है, अल फतेह ने क्या कहा जी, वो असल में ना आपकी चादरों वाला आइटम, ऐसा आइटम ने पहले कभी रखा नहीं है, तो इसके लिए स्पेशल एक तो अलमारी बनानी पड़ेगी, और थोड़ी सी अपनी सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इस पर हमारा को 5,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, तो वो 5,000 रुपये आप हमें दे दें। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, गौर फरमाइएगा, एक जुमला बोलने लगा हूं, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, यानी कि चादरें गई ना, चादरें गई, बल्कि एक मिनट, चादरें गई तो बदले में कस्टमर से क्या आता है, कैश, ये तो नॉर्मल रूटीन की ट्रांजैक्शन होगी ना, ठीक है, ये क्या आ गया, कैश, ये क्या है जी, कैश, ठीक है। अब ये कैश कितना था, ये कैश कितना था 50, ये कैश कितना था 50, कह लो 50, ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल ट्रांजैक्शन, जैसे होता है 50,000 रुपए की चादरें उनको पकड़ाई, उन्होंने कहा ठीक है जी ये पकड़े अपना 50,000, और अब आप जाएं स्वात, हम यहाँ पे बेचेंगे, हम अपने चाहे अब हम ये 60 की बेच लें, 70 की बेच लें, 100 की बेच लें,
200 की बेच लें, ये हमारा मसला है। आपने कहा था 50 की है ये चादरें, ये 50,000 पकड़े हो आप जाए। अब ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट। अब ये हम स्टैंडर्ड किसका है, स्टैंडर्ड ज़िया का है, सेलर का है, स्टैंडर्ड ज़िया का है। ये इसको रेवेन्यू बुक करने का कह रहा है, तो सेलर रेवेन्यू बुक करेगा कितने पर, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 50 से, ठीक है जी। तो 50 से ये रेवेन्यू बुक हो, ठीक है जी। अगली बात मैंने क्या कही, अच्छा इसने 50 रुपये तो रिसीव कर लिया, साथ ही उन्होंने कहा अल्फतेह वालों ने कि जी हमें कुछ नेसेसरी चेंजेस अपने स्टोर में करनी पड़ेंगी, अलमारी लगानी है, कुछ ही चीज़ें आगे पीछे करनी है ताकि ये सामने डिस्प्ले हो आपका काम भी। तो विन विन सिचुएशन है, आपकी भी चीज़ें बिक रही हैं, आप और माल लेते आइएगा और हमारे भी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट दे देगी ये चीज़, हमें इसका अंदाज़ा है। चादर अच्छी है, ये हमने देख लिया, प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, ठीक है। ऐसी तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती, तो ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ खर्चा करना है जो आप ही दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। आज एक नई चीज़ आ गई जो ज़िंदगी में पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, वो मैं अल्फाज बोलने लगा था, वो क्या है, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू, आज तक कभी ऐसा हुआ था कि सेलर मतलब बेचने वाला चीज वो कस्टमर को चीज भी दे रहा है और पैसे भी दे रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ था? आज हो गया। आज 5 रुपए क्या हैं, सेलर ने कस्टमर कौन है, अल्फतेह। सेलर कौन है, ज़िया। ये 5 रुपए कौन किसको दे रहा है, ज़िया, सेलर कस्टमर को। तो स्टैंडर्ड कहता है चंद मई ये 50 को आपने, ये पांच जो है ना, 5 ये असल में हो क्या रहा है, ये 5 आपकी सेल को खा गया है। क्या कहा मैंने, ये 5 आपकी सेल को खा जाएगा। यानी जो लफ्ज है ना कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, जब ये आएगा तो समझ जाना कि ये जो जितनी भी कंसीडरेशन है जो पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है, ये वो अमाउंट है जो आपकी सेल को खा जाएगी। मतलब -5 करेंगे और मिस्टर सेलर आप रिकॉर्ड ही कितने पर करो, 45 पर। जी हाँ, ये इस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया। पुराने ज़माने में ये भी करते थे लोग, क्या कि सेल 50 की बुक कर ली और फिर 5 रुपए को सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल दी, ठीक है। स्टैंडर्ड का नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। अब उसकी मर्जी है, स्टैंडर्ड सारी दुनिया को सामने रख के बनता है। लोग 2 नंबरियाँ लगाते थे भाई, ठीक है, तुम्हारी तरह के। सो व्हाट, एक दफ़ा हो गई तो हो गई, हमने चीज़ें भी एक ही दफ़ा दे दी हैं भाई। अभी मैं चीज़ों को तोड़ता भी हूँ, टेंशन ना लो। ना सेल बिल्कुल करेक्ट हुई है, क्योंकि आपने कमाया कितने, तो 45 ही कमाया। अंडरस्टेट क्या मतलब, आपने 50 रुपए का माल भी दिया है, 5 रुपए भी दिए हैं, तो 50 रुपए कमा लिए हैं। नेट में क्या कमाया है, 45। तो इसको कहते हैं कंसीडरेशन पेएबल बाय, ये क्या है जी, कैश जो कि पेड बाय सेलर है टू कस्टमर, पेड बाय सेलर टू कस्टमर। ये नया कॉन्सेप्ट आया इस स्टैंडर्ड में, पहले नहीं था, IS 18 में नहीं था पुराने रेवेन्यू। पेड बाय सेलर टू कस्टमर, जी वो गैप मैं डालता हूं, अभी जरा सब्र कर जाए, पहले सीधी गालते सीख लो। बेसिकली 5 रुपए का एक्सपेंस भी तो उसी वक्त हो गया जो इसी कस्टमर को हमने, सेलर ने पे कर दिया। तो बेसिकली नहीं ना हुई 50 की सेल, यही तो समझा रहा है स्टैंडर्ड आपको। बेसिकली आपको 45 की सेल हुई है। ये कॉस्ट ऑफ सेल आगे एक तरह की कहने को कह लो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने दी कॉस्ट होंगी कॉस्ट, चलो छोड़ो बस, ये भाई नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये ना कॉस्ट ऑफ सेल है ना, ये बेसिकली वो है। और ये है कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका स्पेशल नाम है कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, ये और कोई चीज नहीं है। ये कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है और कुछ नहीं है, ठीक है। कंसीडरेशन पेड बाय सेलर टू कस्टमर का ट्रीटमेंट इस स्टैंडर्ड ने क्या कहा है, इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट कर दो, ये आपकी सेल को खा जाएगी। नंबर 1 है क्या चीज, कंसीडरेशन पेड बाय सेलर टू कस्टमर। नंबर 2 ट्रीटमेंट क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट कर दो, यानी सेल को खा जाए।
अभी ये सिनेरियो है कि सारी चीजें भी इकट्ठी पकड़ाई हैं और पैसे भी इकट्ठे दिए हैं। फिलहाल इसको समझो ना, बाकी अगर मगर लटरम पटरम बाद में ना, वो मैं बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा, वही पढ़ाना है मैंने। इसकी समझ आ रही है तो आगे चलें, आगे ना टुर पे आ करो। मैंने कई बार मना किया आप लोगों को, कई बार मना किया है कि मेरे से आगे ना चल पड़ा करें। इतने तक समझ आ रहा है? आदत से मजबूर, ये बदतमीजी होती है। अच्छा जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात, कॉन्सेप्ट क्या है? कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर, यानी कि पैसे किसने किसको दे दिए। हाँ, ये क्या ऐसे भी हो सकता है? ये क्या कह रहे हो आप? क्या सेलर भी कभी कस्टमर को पैसे पे करता है? अगर भाई कर दे, स्टैंडर्ड ने कहा अगर कर दे, जो कि करता है, आजकल जमाना बहुत बदल गया है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो आपने इस कंसीडरेशन जो कि पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? इसको आपने डिडक्ट कर लेना है ट्रांजैक्शन प्राइस में से, यानी ये 5 आपकी 50 की सेल को खा जाएगा। इस 5 ने क्या किया? इस 5 ने क्या किया? आपकी सेल को खा गया। ये आपकी सेल को खा गया, आपकी सेल को खा गया। ये ट्रीटमेंट है इसका, यानी कि कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर आपकी सेल को खा जाया करेगा। खा गया जी, ओ खा गया जी, ओ खा गया जी, आपकी सेल को खा गया जी। अच्छा जी, रहने दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा आइएगा किसी सवाल पे। ये एग्जाम्पल पढ़ें 1। लो जी, हाँ जी, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, नहीं है ना तो चुप करके बैठो जी। यू कौन है जी? जिया, जिया ही है, पेशावरी चप्पल भी बनाता है। हाँ भाई सही है, कारोबार में बड़ी बरकत है, करो, कर सकते तो करो, अच्छी बात है। लोगों को नौकरियां दो, नौकरी जरूर करनी है, और फिर वो इक्विटी बेस्ड भी करना, डेट ना लेना। वो उस जैसे कोई लोग होंगे, आएंगे तुम्हारे पास। जिया मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल इन पेशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000। ठीक है जी। अब कहानी क्या बन रही है? जिया है सेलर और बाटा है कस्टमर। नॉर्मल रूटीन क्या है? सेलर से जाएंगी गुड्स बाटा की तरफ और उधर से आएंगे पैसे। ठीक है जी, ये एक नॉर्मल रूटीन का काम है, ठीक है। तो सेलर ने 30,000 की चीजें बेची कस्टमर को, और यू पेड, यू कौन है हमारे इस एग्जांपल में? यू कौन है? जिया। जिया ऑल्सो पेड बाटा 6,000। जिया ने बाटा को, अच्छा इधर से गई थी, सॉरी गुड्स, इधर से क्या गई थी? गुड्स, और ये क्या आ रहा है जी? कैश। लेकिन खतरनाक बात क्या है जो इधर हमने देखी पहली बार, वो क्या है? हाँ जी, ये मसला हो गया ना। क्या कस्टमर को भी पैसे दिए जाते हैं कभी भला? अगर कभी दिए जाएं तो फिर ये होगा, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लाल लाइन है असल में नई चीज, ये नया कॉन्सेप्ट है जो ये स्टैंडर्ड लाया था कि कैश का रुख तो हमेशा बायर से सेलर की तरफ होता था। ये क्या अनहोनी हो गई कि कैश का रुख सेलर से बायर की तरफ हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम इस स्टैंडर्ड ने क्या रखा? कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। और इसका ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ने क्या कहा? बाय डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर कोई कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर हो तो उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट कर, ठीक है, बेसिकली नेट करना है। अब ये कैश जो कस्टमर से आया, ये कैश जो कस्टमर से आया, ये कितना है? और जो कैश कस्टमर की तरफ गया है वो कितना है? इससे पहले जरा गुड्स को ऊपर लिख दें, कहते साइड पे करो, गुड्स तो इधर चली गई, ठीक है। अब लो भाई, ये है कॉन्सेप्ट सारा। अभी इसी के अंदर ना बरकत पढ़नी है, बड़े ध्यान से इसको देखना है। जो कैश आपको रिसीव हुआ है मिस्टर सेलर, वो कितना है? 30। और जो कैश मिस्टर सेलर आपने कस्टमर को कहीं दे दिया है वो कितना है? 6,000। तो अब ये वही कहानी बन गई, ये यानी आपकी
ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी 24। ये 6 आपकी सेल को खा जाएगा, ये 6 आपकी सेल को खा जाएगा बहुआ ये, ठीक है। ये सेल को खा जाएगा, ये 6 आपकी सेल को खा जाएगा, ये सेल को खा जाएगा, खा जाएगा खा जाएगा खा जाएगा। ये 6 आप, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो मैं लिख रहा हूं, ये 6 आपकी सेल को खा जाएगा, ठीक है। लोश ओके डन। अच्छा पक्का हुआ कुछ थोड़ा सा और ये वाला कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, पढ़ो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 1 हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 पे आओ, 3 पे आओ। ज़िया ही है बस, आज छाया हुआ है ज़िया ही। अब कपड़ा ये चादर थी असल में, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर चादर मैन्युफैक्चरर है असल में। हाँ जी सेम वही, एक बार फिर मुझे लिखने दो, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, ज़िया क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो है वो है सेलर, और मेट्रो कैश एंड कैरी जो है वो है बायर। अब ये आखिरी है, अब इसके बाद फिर गेम ऑन करने लगा मैं, ठीक है। मतलब समझ आ जाए तो फिर वो तो बस मसला ही है ना कि पैसे ऐसे एक ही दिन आ रहे हैं, पैसे आगे पीछे हो गए, यानी जो कस्टमर वाले सेलर ने कस्टमर को देने हैं तो उसका क्या करेंगे, वो असल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे टेस्टिंग होती है फिर जाके, लेकिन उसके लिए बुनियाद पक्की होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेलर मेट्रो कमिट्स, अच्छा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ज़िया enters into a contract with Metro commits to buy at least 20 million of items over next 12 months, अगले 12 महीनों में। अब 20 मिलियन की गुड्स का रुख होगा, ये ऐसा ही है, ये गुड्स, और ये आपको पता है गुड्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है पीओ सेटिस्फाई होने के साथ, जब जब गुड्स डिलीवर करेगा ज़िया। अब ये अगले 12 महीने के अंदर 20 लाख, ये 2 करोड़ की चादरें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरे साल में। अब ये वक्तन फवक्तन, ठीक है, ये चादरें गर्मियों में कुछ और कुछ सर्दियों में गर्मियों में ठंडी चादरें बनाते हैं वहां पे, ठीक है ना उसमें ठंडी चादरें होती हैं, वो सफेद ठंडी चादरें जिसमें पसीना शसीना साफ करने के लिए वो भी बनते हैं वहां पे। इसकी फैक्ट्री में दोनों तरह के काम होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो यहाँ पे परना रखा होता है हमने, ठीक है ना, हाँ वो वाला भी बनता है। मतलब पूरे साल में कमिटमेंट हो गई है, इन्होंने 2 करोड़ का सामान यहां से उठाना है, ठीक है। अब गुड्स का रुख तो ये है, और कैश जो है उसका रुख ये होगा, कैश का रुख जो बायर से आएगा वो कितना है जी 20 मिलियन ठीक है। लेकिन खतरनाक लाइन कौन सी है, लाल वाली, और लाल वाली लाइन क्या कह रही है, हुई क्या द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर ज़िया टू मेक अ पेमेंट ऑफ 10 लाख टू मेट्रो। भाई देखो ना 2 करोड़ का सामान बेचना, तो वो कह रहा है कारोबारी आदमी है, जहन कारोबारी है इसका। कोई और होता तो कहता 10 लाख, उसने कुछ भी नहीं है, उसको पता है 10 लाख इधर दे रहा हूं तो 2 करोड़ यहीं से कमाना है, तो इसने कहा कुछ भी नहीं, तुम कारोबारी आदमी बनोगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब 1 मिलियन का रुख क्या है, ये कैश जो है इसका रुख चेक करो, रुख चेक करो इसका, तीर दा मुंह किधर है, बायर वाल, तो कैश कितना 1 मिलियन, ठीक है जी। अब मामला फिर वहीं पे आ गया, इस एक ने क्या करना है, इस एक ने आपकी सेल को खा जाना है, सेल को खा जाना है। अब असल कहानी बस ये, ठीक है। अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि आपकी सेल जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ही उसको खाया भी जाएगा। ये सवाल के अंदर उसने चूंकि रिक्वायरमेंट क्या की है, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल गुड्स डिलीवर्ड, अज्यूमिंग ऑल गुड्स आर डिलीवर, अगर सारी डिलीवर हो गई तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, तो वो तो फिर कितना रिकॉर्ड करना है आपने, 20 माइनस 10 19, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे, ठीक है, 20 माइनस 1 19 आ गया, ओके।
अभी उसने ये नहीं कहा कि ज़रा रेवेन्यू रिकॉर्ड करके दिखाओ, आहिस्ता आहिस्ता गुड्स डिलीवर हो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस रेवेन्यू खाया भी जाना है। अब इस सिचुएशन पे मैं आपको लेकर जाने लगा हूँ। फिलहाल यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। सेलिंग एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इज समथिंग एल्स। वो आप देते हैं उस ट्रक वाले को जिसने सामान पहुंचाना है, उस लोडर वाले को, रिक्शे वाले को जिसने कस्टमर के पास सामान पहुंचाना है, कस्टमर को नहीं देते। वो आपका एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। वो सेलिंग एक्सपेंस में रखना, उससे सेल को नेट ना करना। वो आपकी सेल को नहीं खाता, वो बात कस्टमर को नहीं दिया। स्टैंडर्ड के अल्फाज क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस को खाएगी क्या चीज, सेल को क्या खाएगा? वो कैश जो आपने कस्टमर को दिया है। ये जो आप कैरेज भरते हैं, ये तो आमतौर पे आपने बंदे भी अपने रखे होते हैं। आपने बाइक रखा हुआ है, एक पेट्रोल में डाल देते हैं, एक बंदे को तनख्वाह पे रखा हुआ, सेलिंग एक्सपेंस है। नहीं तो आप किसी कोरियर वाले के हाथ भेजते हैं तो वो आपका भी सेलिंग एक्सपेंस है, क्योंकि कोरियर वाले को पैसे दे रहे हैं आप, कस्टमर को तो नहीं दे रहे, ताकि वो आपकी चीजें आगे बेचे। किन से वापस? नहीं भाई, कस्टमर से नहीं रीइंबर्स कर रहे, नहीं रीइंबर्स कर रहे, कहीं लिखा हुआ है? नहीं, हम रीइंबर्स करते। अगर करेंगे तो फिर उसको रीइंबर्समेंट में डाल देंगे, ठीक है? फिर वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा, फिर आप वो भी पैसे ले रहे हैं उससे, फिर कौन सा सेलिंग एक्सपेंस? रीइंबर्समेंट तो फिर और चीज हो जाएगी। पार्ट 2 का टाइम भी हो गया, 4:15 तक जा रही है क्लास। मैंने सोचा था 4 बजे छोड़ूं। शक्लें ना बनाए, मैंने कहा था 2:10 से 4:10 हैं, तो मैंने 2:10 पे शुरू की है क्लास, ठीक है? तो 4:10 पे छोड़ दूंगा, 4 बजे नहीं। अच्छा, तो मैंने वो प्रोविजन कराना है बस, ये जब आप थकोगे तो प्रोविजन, ये बस ये तो कॉन्सेप्ट पूरा कर लें। अच्छा, IFRS 15 का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। वैसे मैंने सोचा था इसके बाद कुछ करने का, लेकिन बस ये ओवरडोज हो जाएगा, ये इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? लेकिन ये तो पूरा कर लें, ठीक है? तो पार्ट 2 शुरू करें।